डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी 15 मिनट्स। माननीय सभापति महोदय, आज माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक रखा गया है, इसका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान प्रतिनिधि विवेक तनखा जी ने आज एक विवेकपूर्ण बात कही कि यह सत्य है कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड और नरसंहार हुआ था। परंतु यह कहते हुए मुझे कष्ट भी होता है कि एक दौर था जब उस नरसंहार के आरोपी और समर्थक दिल्ली में आते थे तो रेड कारपेट वेलकम के साथ आते थे, जलवाए जलाल से दिल्ली की सरजमी पर जलवा अफरोज होते थे। और सभापति महोदय, आज भी वो आते हैं मगर ईडी के सम्मन पे आते हैं, एनआईए की पेशी में आते हैं। यह अंतर आया है हमारी सरकार और उस सरकार के दौर में। जम्मू कश्मीर के सामने स्वतंत्रता के बाद से अगर मैं कहूं तो एक मिश्रित भावना आती है, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र है, मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, लिविंग सिविलाइजेशन। उत्तर से दक्षिण तक सारे राज्यों के नाम बदल गए, एक ही राज्य है जिसका प्राचीन काल में जो नाम था नीलमत पुराण में यदि कश्मीर था तो आज भी कश्मीर है। परंतु दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद, मतलब 2019 से पहले तक वो समाधान ही नहीं हो पाया था। समाधान के लिए इतना लंबा समय लगाना पड़ा। वो ट्रांजिएंट एंड टेम्परेरी फेज के लिए आह को चाहिए उम्र असर होने तक 3 पीढ़ियां गुजर गईं। तब जाके जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वो हिम्मत दिखाई तो अगस्त 2019 में उससे मुक्ति मिली। 3 प्रकार की समस्याएं कश्मीर के पास रही थी, जिसे हम 3D कह सकते हैं। डिलिमिटेशन थी, डोमिसाइल थी एंड डेवलपमेंट थी। हमारी सरकार ने 2019 के बाद तीनों के बारे में समग्र रूप से विचार करना शुरू किया और जैसा कि इस विधेयक में है कि आरक्षण से वंचित वर्गों को समुचित, न्यायपूर्ण, न्याय संगत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। पुनर्गठन को न्याय संगत बनाकर संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। विस्थापितों के लिए बहाली और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2019 के विधेयक के द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें थी, उन्हें बढ़ाकर 90 किया गया, जिसमें 6 शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित थी परंतु शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं थी। इसमें पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की गई हैं। और अब जम्मू में पहले 37 सीटें होती थी, अब 43 होंगी और कश्मीर में इससे पहले 46 और थी, अब 47 होंगी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की यथावत रहेंगी। नामित सदस्य पहले 2 थे, अब 5 होंगे, जिनमें कि 1 महिला और 1 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी होगा। अतः हम कह सकते हैं कि हम अब व्यवस्था को न्याय संगत और युक्तपूर्ण प्रतिनिधित्व की तरफ ले जा रहे हैं। परंतु सभापति महोदय, जो गृह मंत्री जी ने आरक्षण का विषय रखा है, जब यह बात हम करते हैं तो हमारे हृदय में एक अलग वेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि पहली बार अब जाके 2019 के बाद वाल्मीकि समाज को अपना वह समुचित स्थान मिला है। दुख की बात है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में एक ऐसी व्यवस्था थी जहां जन्म से यह तय था कि जिस व्यक्ति ने जो व्यवसाय किया है, यदि वह सफाई कर्मचारी थे तो उनके बेटे बेटी सफाई कर्मचारी ही रहेंगे, चाहे वो पीएचडी क्यों न कर लें। सोचिए, ऐसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था स्वतंत्र भारत में चलती रही और उससे मुक्ति का मार्ग अब जाकर प्रशस्त हुआ है। एक वो थे जिन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ यह किया। एक हमारी सरकार है कि जब भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है तो उस परिसर में महर्षि वाल्मीकि का भी एक मंदिर बन रहा है। यह हमारी सोच और उनकी सोच में यह अंतर है। विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ जम्मू कश्मीर आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 70% आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। 9 साल पहले सिविलियन जो कैजुअलिटीज थी उनमें 72% की कमी आई है। सुरक्षा बलों में 60% की कमी आई है। 2010 में जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी 2654 होती थी, अब 2023 में कोई नहीं होती। 2010 में 112 लोग पत्थरबाजी की घटनाओं में नागरिक मारे गए थे, 2023 में एक भी नहीं है। 2010 में 6235 सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड हुए थे, 2023 में एक भी नहीं है। और 2010 में 132 ऑर्गेनाइज स्ट्राइक हुई थी, 2023 में कोई भी नहीं है। 2010 में 70 घटनाएं हुई थी सीज फायर वायलेशन की, 2023 में 2 हुई हैं। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर एक भारी बदलाव और एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहा है। और इसके लिए विकास के नए मार्ग के ऊपर कश्मीर इस प्रकार से प्रशस्त होता हुआ जा रहा है कि धारा 370 के हटने के बाद
जो कश्मीर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जीएसडीपी था, जो 1 लाख करोड़ रुपए था, वो 5 साल में बढ़कर 2,27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सरकार ने कई लार्ज रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट किए हैं, जिसमें 29,813 लोग अब तक रिक्रूट किए जा चुके हैं और एडिशनल 5,523 वैकेंसीज क्रिएट की गई हैं। जम्मू कश्मीर ने इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल आए हैं वो 66,000 करोड़ रुपए के हैं और जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और उसके द्वारा जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वो 2.9 लाख तक के व्यवसाय के अवसर क्रिएट हो सकते हैं। 2 मेडी सिटीज जम्मू और कश्मीर में क्रिएट की जा रही हैं। इस ढंग से स्थानीय चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऊखू गांव अब पेंसिल वाले गांव के रूप में पूरे देश में विख्यात होता जा रहा है और इसी के साथ साथ हिमायत स्कीम जैसी योजनाओं के द्वारा लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने जीआई टैगिंग भी की है। सैफरन यानी केसर, जिसके लिए कश्मीर बहुत प्रसिद्ध है, उसमें और बासमती राइस की जीआई टैगिंग की व्यवस्था की, जिससे कि उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक मान्यता प्राप्त हो सकती है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की भी स्थापना की गई है, जिसके द्वारा अनेक प्रोजेक्ट बहुत सफलतापूर्वक चल रहे हैं। कल्चरल एस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो दिवाली शारदा देवी टेम्पल में 75 साल के बाद पहली बार मनाई गई है और कश्मीरी पंडितों का प्रसिद्ध त्योहार नवरेह इस बार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है और हमारी गवर्नमेंट आने से पहले कुल 14 लाख टूरिस्ट आते थे। 2022-23 में 2 करोड़ पर्यटक आए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कितना। आगे मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि पहली बार 30 साल के बाद 27 जुलाई को शियाओं का मुहर्रम का जुलूस भी शांतिपूर्ण ढंग से और पूरे अकीदत के साथ चला। महोदय, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। वहां भी मैंने बचपन में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं सुना था, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सुने थे। इनकी सरकार के समय में शियाओं का जुलूस, मदे साहबा का जुलूस रोक दिया गया था। 22 साल तक रुका रहा। जब हमारी सरकार आई उसके बाद वहां पर शियाओं का मदे साहबा का जुलूस निकलने की स्थिति आई। मैं पूछना चाहता हूं, भाई हिंदू मुस्लिम के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, ये शिया सुन्नी के बीच में जो होता था वो भी शांतिपूर्वक हमारे दौर में हुआ, कश्मीर हो या देश का कोई और हिस्सा हो। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार सभी समुदायों को समान रूप से उन्नति का अवसर देती है। और 30 साल के बाद सिनेमा हॉल खुले। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा। बहुत बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर सूफी का बहुत बड़ा सेंटर था। मैं पूछना चाहता हूं कि विगत 30 वर्षों से सूफीज्म के 4 बड़े सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। एक का भी कोई मरकज बचा हो तो बता दीजिए। बहुत से लोग विवादित ढांचा गिरने की बात करते हैं, मगर इस हिंदुस्तान में कश्मीर में एक चरारे शरीफ की मजार थी जो सैकड़ों साल पुरानी थी, उसे जला के ध्वस्त कर दिया गया और जलाने वाला कश्मीर भाग गया। उसके बारे में कोई नहीं बोलता। सेकुलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक चुप बने रहते हैं। हमारे दिल में उसके लिए भी दर्द है। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के लिए सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे नवंबर 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। ये वो भी दौर था, मगर इसके बावजूद किसी को उस दौर में खराबी नजर नहीं आती थी। आज जब सब कुछ शांतिपूर्ण और सही ढंग से चल रहा है तब यह समस्याएं नजर आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। लद्दाख में सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज भी बनाया गगया है और इसके अलावा IITs, IIMs और 2 एम्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहले 158 किलोमीटर की सड़कें बनती थी, अब 8,068 किलोमीटर की सड़कें बनी हुई हैं। परंतु इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार के शासनकाल में आने के बाद अब मॉर्टेलिटी रेट जो 22 पे था वो अब 14.3 पे आ गया है। पहले केवल 47 जन औषधि केंद्र थे 2019 से पहले, अब 227 हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो 1315 मीटर का है वो आज चिनाब नदी के तट के ऊपर बना हुआ है। यह दर्शाता है कि कश्मीर किस नई ऊंचाई की तरफ जा रहा है। महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे बचपन में जिस जमाने में कश्मीर में आतंकवाद फैला था तो हम लोग कहते थे झेलम नदी का प्राचीन वैदिक नाम है वितस्ता और चिनाब का है अक्सिनी। तो हम कहते थे बो दिए विष बीज किसने, अब वितस्ता ने पुकारा, क्यों झुलसता जा रहा कश्मीर नंदन वन हमारा। आज मोदी जी की सरकार आने के बाद हम कह सकते हैं, पर आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल
अक्सनी पर हमारा जो उभरता जा रहा, जो निखरता जा रहा कश्मीर नंदनवन हमारा। अब मैं एक और भी बात यह कहना चाहता हूं कि 21 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। G20 जिस शानदार तरीके से हुआ वो हम सब ने देखा, परंतु यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह विषय इतना आसान नहीं था जितना समझा जाता है। जिस समय आतंकवाद शुरू हुआ था, जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या उस समय हुई जब श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में भारत के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार थी। वो तो लोगों को याद होगा, मुझे याद है मान्यवर, बचपन में बहुत से लोगों को नहीं याद होगा। वर्ल्ड कप 1983 का जीतने के बाद इंडिया का पहला वनडे इंटरनेशनल कहां हुआ था? 13 अक्टूबर 1983 को श्रीनगर में, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में। और वहां पर भारतीय टीम के खिलाफ नारे, चलिए वो तो अलग है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारतीय टीम के लोगों के ऊपर चीजें फेंकी गई, पिच खोद दी गई। उस समय तो सर्वकालीन शक्तिशाली प्रधानमंत्री जिन्हें विपक्ष मानता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासन था, परंतु उसके बाद ऐसा दौर भी आया कि वो सब लोग आरोप से छूट गए। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जब लोकसभा में कहा था, कुछ गलतियों के बारे में कहा था, तो वहां पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि साहब गलतियां अगर हैं तो इस बारे में चर्चा कर ली जाए। तो मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि अगर गलतियों की बात होगी तो बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें विशेष रूप से ध्यान रखने की आज आवश्यकता है। मैं सिर्फ एक दो तीन तथ्य लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जब स्वतंत्रता के उपरांत रियासतों के विलय का महकमा सरदार पटेल के पास था, तो केवल कश्मीर नेहरू जी ने अपने पास क्यों रखा था? नंबर 2, 1946 में महाराजा हरि सिंह जी के विरुद्ध विद्रोह के आरोप में जब शेख अब्दुल्ला जेल में बंद थे, तो पंडित नेहरू स्वयं उनको छुड़ाने के लिए कश्मीर गए और वो भी गिरफ्तार हो गए। यह बात मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखी है कि इससे तत्कालीन कांग्रेस नेता बुरी तरीके से हतप्रभ हो गए। और इस परिस्थिति में जिस समय पाकिस्तान ने आक्रमण किया, उसे कबायली आक्रमण क्यों कहा गया, सेना का आक्रमण क्यों नहीं कहा गया? और इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस समय यह कश्मीर का संघर्ष हुआ, एक फैक्ट रखना चाहता हूं, उस समय तो माउंटबेटन 30 जून 1948 तक वाइसरॉय थे। भारत की सेना अध्यक्ष जनवरी 1949 तक जनरल रॉय बूचर था, और पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष जनवरी 1951 तक अंग्रेज था। तो भाई यूनाइटेड नेशंस में जाने की क्या आवश्यकता थी? गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई उनको 1 साल तक माउंटबेटन को इसलिए रोका गया था कि बचे हुए कुछ मामले रिजॉल्व करने हैं। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं कि उनको क्या मेहमान नवाजी के लिए रखा गया था? जब यहां थे, दोनों तरफ के सेना अध्यक्ष भी अंग्रेज थे, तो यूनाइटेड नेशंस क्यों गए? इसलिए मैं कह सकता हूं एक गलती नहीं, भयंकर गलती थी, जिसका खामियाजा आज तक सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और फिर इतना ही नहीं, करेस्पॉन्डेंट ऑफ सरदार पटेल से बहुत स्पष्ट है कि वहां लिखा जा रहा था कि रेजिडुअल पावर्स विल बी वेस्टेड इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको सरदार पटेल के इंसिस्टेंस के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट कर दिया गया। अगर रेजिडुअल पावर्स उनके पास वेस्टेड होती तो आप समझ सकते हैं कि आज कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता। और यह करेस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल 1945 to 50 के खंड 1 में जो वी शंकर उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस बात को लिखा है। अब मैं एक बात और ध्यान देना चाहता हूं कि प्रथम लोकसभा में कश्मीरी पुनर्वास के कैबिनेट मंत्री अजीत प्रसाद जैन जी ने अपनी किताब कश्मीर व्हाट रियली हैपेंड में लिखा है कि द ड्राफ्ट वाज अप्रूव्ड बाय शेख एंड हिज कोलीग्स एंड देन पास्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे थे। और इसमें अंत में एक और व्यक्ति का उद्धृत करना चाहता हूं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जो कि उस समय कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आकर कहा कि 24 अक्टूबर 1947 को वो पत्र लेकर आ गए थे, परंतु उसके बावजूद 2 दिन तक सिर्फ इसलिए मामला अटका रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस महाजन ने अपनी किताब लुकिंग बैक में लिखा है, क्योंकि नेहरू जी की यह शर्त थी कि शेख अब्दुल्ला का पहले स्थान तय हो जाए नई सत्ता में, इसके उपरांत ही कश्मीर के विलय का प्रस्ताव होगा। वो सारी बातें आपको पता होगी कि जब समय उन्होंने कहा था कि हम जाकर कराची चले जाएंगे यदि हिंदुओं की रक्षा की गारंटी श्रीनगर में फंसे हुए लोगों के लिए जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इसके लिए एक दिन नहीं, एक सत्र भी कमजोर पड़ जाएगा। और आज अगर आप देखें कि अंतर देखिए, एक उधर का कश्मीर और एक इधर का कश्मीर। एक इधर का कश्मीर है जहां पर टेक्नोलॉजी में, जहां पर की कल्चर में उन्नति हो रही है, जहां विकास हो रहा है, G20 किया जा रहा है। और एक उधर का कश्मीर है, यहां हमारा सबसे ऊंचा पुल है और वहां बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के साथ उधर के कश्मीर के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन 75 वर्षों के बाद जो कुछ भी बदलाव आया है,
वो इस सीमा तक आया है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने हिम्मत दिखाई उसकी वजह से आज ये बदलाव आया, जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए और मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। और इसके लिए सर एक बस पंक्ति कह देता हूं, इसके लिए जिस दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी वो हमारे गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने दिखाई। मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर उसका समर्थन करिए, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है और इस समय बर्फीली हवाएं वहां चलती हैं। तो यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहता हूं, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर बढ़ सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। धन्यवाद।